नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आज हम भारतीय कृषि से संबंधित एक अन्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। हमारे सिलेबस में यह बिंदु जो है भारतीय कृषि में समस्याओं के अंतर्गत संस्थागत पक्ष को प्रदर्शित करता है। इसमें भूमि सुधार और हरित क्रांति से संबंधित विषय दिए गए हैं। यहाँ हम आज हरित क्रांति से संबंधित बिंदु पर चर्चा करेंगे। हरित क्रांति भारत में 1960-70 के दशक के मध्य में पारंपरिक कृषि के जो व्यवहार थे उनको आधुनिक कृषि व्यवहारों से प्रतिस्थापित किया गया। आधुनिक कृषि से तात्पर्य है अधिक तकनीक का प्रयोग करके अत्यधिक गुणवत्ता के बीज, कीटनाशक, या सीधे शब्दों में कहें कि कृषि में जो आगतें हैं उनकी उच्च गुणवत्ता का प्रयोग किया गया। इसको आगे बढ़ाते हुए हम यह बिंदु पर गौर करते हैं। 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत 7 जिले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुने गए थे। गहन कृषि जिला कार्यक्रम, इस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम अक्टूबर 1965 में 114 जिलों में लागू किया गया। भारत के 114 जिलों में इस कार्यक्रम को लागू किया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पारंपरिक खेती अधिकतर देशीय या जो साधारण या परंपरागत आगतों पर निर्भर करती है। इसमें कार्बनिक खाद, साधारण हल एवं अन्य साधारण औजारों, बैल इत्यादि का प्रयोग होता है। यह एक तरह से तकनीक से इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। इसके विरुद्ध आधुनिक तकनीक से युक्त कृषि में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, बीजों की उन्नत किस्म, कृषि मशीनरी, विस्तृत सिंचाई, डीजल, विद्युत शक्ति आदि का प्रयोग होता है। 1966 के पश्चात आधुनिक कृषि आदानों के प्रयोग में 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से उन्नति हुई। नई कृषि युक्ति को 1966 में एक पैकेज कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। इसे अधिक उपज देने वाली किस्मों यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम कार्यक्रम का नाम दिया गया था। अब हम देखें कुछ चुनिंदा कृषि आगतों के संबंध में हरित क्रांति की प्रगति किस प्रकार हुई। कृषि आगत और हरित क्रांति के संदर्भ में पहला बिंदु लेते हैं हम उर्वरक। भारत में 1952-53 में उर्वरकों का उपयोग मात्र 66,000 टन था। 1966 में नई कृषि युक्ति अपनाने के बाद 1977-71 में यह 21.8 लाख टन हो गया और 2017-18 तक यह 265.91 लाख टन हो गया। यानी हम देखें कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में लगातार वृद्धि होती रही है, जिसका जो प्रभाव है वह उत्पादन क्षमता या उत्पादकता पर भी पड़ा है। उर्वरकों के उपयोग के संदर्भ में एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि उर्वरकों के उत्पादन के संदर्भ में 1966-61 में नाइट्रोजनी उर्वरकों का उत्पादन केवल 98,000 टन था, जो 2018-19 में 138.83 लाख टन, यानी 1966-61 में तो यह केवल 98,000 टन था, यानी 1 लाख टन से भी कम था। जबकि यह
और 1918-19 में 138.83 लाख टन तक पहुंच गया। इसी प्रकार आप फास्फोरस को देखें तो इसी अवधि में ये 52,000 टन से 47.23 लाख टन तक पहुंच गया। एक बात और महत्वपूर्ण है कि भारत में अभी भी उर्वरक आयात निर्भरता अत्यधिक है, यानी हमें उर्वरकों के उपयोग के लिए अधिकांश जो उर्वरक हैं वे विदेशों से मंगाने पड़ते हैं। यह 1970-71 में कुल उपभोग का 28.9 या सीधे कहें कि 29% था, जो 1917-18 में 32.1% था। या इसको सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में कहें कि लगभग 30% के आसपास हमें अभी भी आयात करना पड़ता है। दूसरा बिंदु है कृषि आगत और हरित क्रांति। उन्नत बीज। ऐसा अनुमान है कि यदि बीज की गुणवत्ता सही हो तो यह कुल उत्पादकता में 20 से 25% का योगदान देते हैं। 1966 की खरीफ फसलों के लिए मेक्सिको से उन्नत बीजों का आयात किया गया था। यह उन्नत बीज प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग की टीम के माध्यम से खोजे गए थे। यह बीज पर्याप्त सिंचाई सुविधा युक्त कृषि क्षेत्रों के लिए 25% से 100% तक अधिक उत्पादन देने वाले साबित हुए। 1966-67 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 18.90 लाख हेक्टेयर भूमि थी, जो 1971-72 में बढ़कर 181.70 लाख हेक्टेयर हो गई। सीधे 10 गुना की वृद्धि हुई। गेहूं की उन्नत किस्म के बीजों के लिए उचित मात्रा में जल, उर्वरक और कीटनाशक दवाओं की आवश्यकता होती है। अतः इस कार्यक्रम को एक मुश्त पैकेज के रूप में लागू किया गया था। कृषि आगत और हरित क्रांति के संदर्भ में अगला बिंदु देखते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 10% फसल की हानि पौध संरक्षण की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हो जाती है। 1970-71 में 24.3 हजार टन कीटनाशकों का प्रयोग हुआ था, जो 2015-16 में 50.4 हजार टन हो गया। कीटनाशकों के प्रयोग में फसलों का भी अंतर है। आधे से अधिक कीटनाशक धान और कपास की फसलों में प्रयुक्त हो जाते हैं। सरकार द्वारा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम अपनाने के बाद 1991-92 में 72.13 हजार टन कीटनाशक दवाओं का प्रयोग स्तर 2015-16 में कम होकर 50.4 हजार टन हो गया। इसको इस तरह से समझें कि 1991-92 में जो कीटनाशकों के प्रयोग का स्तर था, वह सरकार द्वारा समन्वित प्रयोग कार्यक्रम अपनाने के बाद कम हो गया है। इससे कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग की नीति से बचने का प्रयास किया गया है। इस तरह से देखा जाए तो हरित क्रांति के रूप में सघन सिंचाई, उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक के प्रयोग से 1966 से 1971 के मध्य खाद्य फसलों की उत्पादकता, उत्पादन क्षेत्र व कुल उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। इस तरह से आप हरित क्रांति के संदर्भ में 1966 से और 1971 के मध्य में खाद्यान्न फसलों के रूप में जो उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं और उनके संदर्भ में अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसमें उन्नत बीज, कीटनाशकों का प्रयोग, सिंचाई के साधनों की वृद्धि, अत्यधिक उन्नत टेक्नोलॉजी आदि के बिंदुओं को
सम्मिलित करते हुए अपने उत्तर की रचना कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम हरित क्रांति के विभिन्न सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की चर्चा करेंगे। आशा है आपको इन बिंदुओं के माध्यम से और अपनी पुस्तकों के रेफरेंस लेकर अपनी उत्तर की रचना करने में मदद मिलेगी। यहाँ मैं आपको 2 संदर्भ पुस्तकें अपनी बताना चाहूँगा। पहली पुस्तक आप एस चांद पब्लिकेशन की दत्त सुंदरम भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसके लेखक गौरव दत्त एवं अश्विनी महाजन हैं, वह देख सकते हैं। और दूसरी पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था वीके पुरी एवं एसके मिश्रा हिमालय पब्लिशिंग हाउस की देख सकते हैं, जिसमें हरित कृषि आगत और हरित क्रांति का पाठ दिया गया है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।